नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास का भाग 4 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है, जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और वर्तमान में होने जा रही विभिन्न परीक्षाओं में इन प्रश्नों के आने की संभावना है। ये सभी प्रश्न केवल प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतिहास में प्रश्न ऐसे होते हैं जो चाहे विद्यार्थी हों चाहे प्रतियोगी परीक्षार्थी हों, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें, जिससे आपकी परीक्षा सफल हो। दोस्तों, इतिहास हमारे जीवन की एक रेखा है, जिसे देखने के पश्चात हम जीवन को समझ सकते हैं। इसी कारण से इतिहास विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं और इतिहास पढ़ने से हमारे भविष्य, वर्तमान, भूत सभी का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न 1, महाकवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी सही है, सुल्तान महमूद। पूर्व के अमर होमर कहलाने वाले कवि फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबारी कवि थे, जिनकी रचना शाहनामा ने महमूद को अमर कर दिया। कहा जाता है कि सुल्तान ने शाहनामा लिखने के लिए 60,000 सोने के सिक्के देने का प्रण किया था, परंतु अंत में 60,000 चांदी का मिस्कल दिया, जिससे क्रोध में आकर कवि ने गजनी को सदा के लिए त्याग दिया। प्रश्न 2, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ने भारत में दास राजवंश की स्थापना की थी। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुछ इतिहासकार ऐबक के अल्प शासन काल एवं कार्यों की तुलना उसके उत्तराधिकारी सुल्तान इल्तुतमिश से करने पर इल्तुतमिश को ही तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। प्रश्न 3, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, दौलताबाद। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित 1334 ईस्वी में किया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। इस योजना की असफलता के पश्चात उसने 1335 ईस्वी में पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों, उसे राजधानी परिवर्तन का इतना उसके ऊपर एक समझ लीजिए शौक सवार था कि कहा जाता है दिल्ली से एक कुत्तों तक को भी उसने दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन यह उसके लिए एक घाटे का सौदा साबित हुआ। प्रश्न 4, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह हुआ जिसने अपने शासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगा दिया था, जिससे जनता बहुत परेशान हो गई। प्रश्न 5, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो यहाँ ऑप्शनों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल 1498। वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो 21 मई 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से कालीकट भारत पहुंचा। वहां के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने
इसका भव्य स्वागत किया। प्रश्न 6, जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो दोस्तों यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी सही है, मीर जाफर। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में हुए युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। उसने नवाब को सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीर चंद से पूर्व ही समझौता कर लिया और 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्रश्न 7, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, मीर जाफर। दोस्तों जैसे ही मीर जाफर गद्दी पर बैठा तो उसने अंग्रेजों की कृपा पात्रता पाने के कारण अंग्रेजों की फौज को अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता देना शुरू कर दिया और इस तरह से जबरदस्त राजकीय घाटा हुआ। प्रश्न 8, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर डाल दिया गया। यद्यपि इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, परंतु निर्णय बहुमत से करने होते थे। गवर्नर जनरल के निर्णायक मत का प्रयोग बहुमत पर होता था। इस एक्ट को ब्रिटिश ने संसद से पारित कर भारतीय मामलों पर सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया था। प्रश्न 9, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? तो यहाँ दिए गए लेखकों में से सही ऑप्शन बी है, अबुल फजल। अबुल फजल कृत अकबरनामा 3 भागों में बटी पुस्तक है। इसका तीसरा भाग आईने ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके पहले भाग में अकबर के जीवन के 30 वर्ष का इतिहास है। दूसरे भाग में अकबर के जीवन के 46 वर्ष का इतिहास है। प्रश्न 10, पांडिचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मार्टिन। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा वेलांगर द लेस्पिने ने वलिंकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव पुडुचेरी प्राप्त कर पांडिचेरी की नींव डाली। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया। मार्टिन ने पांडिचेरी को हथियारों की खनखनाहट और गिरते हुए राज्यों के शोर के बीच शक्तिशाली बनाया। प्रश्न 11, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों अक्सर ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने ब्लैक होल नामक बहुचर्चित घटना का उत्तरदायी माना था, जो जैड हालवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक थे। इस घटना के विवरण में कहा गया कि युद्ध की आय प्रणाली के अनुसार अंग्रेजी बंदियों को, जिनमें स्त्रियां तथा बालक सम्मिलित थे, अर्थात 146 बंदियों को एक 18 फुट लंबा और 14 फुट के चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें घुटन से सभी मर गए। 20 जून 1756 की इस घटना का विवरण केवल अंग्रेज इतिहासकार ही देते हैं। प्रश्न 12, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता के लिए प्रसिद्ध इस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम यह कार्य कर भारतीयों को अंग्रेजों के समकक्ष अधिकार देने का
प्रयास किया था। प्रश्न 13, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है खीरज। दोस्तों, खीरज सबसे पहले सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भूमि कर के रूप में लगाया गया था और इससे मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सारा कर इकट्ठा किया था। प्रश्न 14, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तावात ए नासिरी को लेखक मिनहाज उस सिराज ने दास वंश के सभी सुल्तानों में इल्तुतमिश को सर्वश्रेष्ठ माना है। वह उसे अल्लाह का संरक्षक कहता है तथा सफल प्रशासक तथा वीर सेनापति मानता है। प्रश्न 15, साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है अहमद शाह। अहमद शाह ने गुजरात के अंदर बहने वाली नदी साबरमती के बाएं किनारे पर उसने अहमदाबाद शहर को बसाया था। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ही प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। राजनीति एवं आर्थिक कारण ही अलाउद्दीन के दक्षिणी सैन्य अभियान के लिए जिम्मेदार था। उसका दक्षिण अभियान उसके सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में सफल रहा। प्रश्न 17, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी। भारतीय इतिहास के महान गवर्नर जनरलों में लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच था, वह सम्मानजनक स्थान रखता है। रेलवे का भारत में आगमन इसी के प्रयास का प्रतिफल था। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रथम रेलवे लाइन बंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ हुई थी और इसका निर्माण 1853 में प्रारंभ हुआ था। डाक एवं तार विभाग की स्थापना भी इसी के काल में हुई। इसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन भी प्रारंभ किया था। प्रश्न 18, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन। भारतीय इतिहास में अपनी स्वशासन नीति के लिए प्रसिद्ध भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को महत्व देते हुए भारत में प्रतिनिधि संस्थानों की नींव डाली। उसने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित कर नगर पालिकाओं के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय वार्डों की स्थापना की थी। प्रश्न 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 20, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है चित्तरंजन दास। 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड देखते हुए आंदोलन को हिंसात्मक रूप देखकर गांधी जी ने इसे 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। इससे क्षुब्ध होकर श्री चित्तरंजन दास
एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को उनके कारनामों से अवगत कराना था। प्रश्न 21, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, कार्ल मार्क्स। विश्व को समाजवाद का संदेश देने वाला कार्ल मार्क्स जर्मनी का मूल निवासी था। इसने संपूर्ण विश्व को सर्वहारा और बुर्जुआ दो वर्गों में बांटकर समाजवाद की व्यवस्था की है। उसने न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून 1853 ईस्वी में छपे अपने लेख में एशिया के समाज में विशेषता भारत और चीन समाजवाद के आधार का उत्तम विश्लेषण किया है। प्रश्न 22, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार भी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन बी है, रूसो। रूसो ने यह बात कही थी कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है, उसकी जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं है। प्रश्न 23, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, मीन कैंप। नाजियों द्वारा मीन कैंप नामक पुस्तक को अपना बाइबिल घोषित किया गया। प्रश्न 24, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, भारत। दोस्तों, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, भारत उस युद्ध को पूरी तरह से नकारने में तुला था। भारत अब अंग्रेजों की गुलामी सहने की स्थिति में नहीं था और इसलिए उसने सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में अपना परचम लहराया और उसने अपनी ताकत दिखाते हुए कह दिया कि मैं जुल्मों सितम को नहीं सहूंगा और महात्मा गांधी के कहने पर स्वतंत्रता आंदोलन 1942 का आगाज हो गया और भारत पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। प्रश्न 25, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध नेता जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय नेता थे जिन्हें उदारवादी दल की ओर से फेंसबेरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया। इन्होंने अपने लंदन प्रवास, जिनका समय 1855 से 1869 ईस्वी रहा है, के दिनों में अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत करने के लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। प्रश्न 26, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, शैक्षिक सुधार। भारतीय समाज सुधारकों के अग्रगण्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था, जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी, उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रण किया। इनका उद्देश्य यह कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। प्रश्न 27, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने मुस्लिम संप्रदाय के लिए नए नेताओं को धार्मिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देवबंद में एक विद्यालय स्थापित किया। इन उलेमाओं ने 1867 ईस्वी में कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न 28, स्वदेशी आंदोलन में
एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन है ए, बंगाल के छात्र। दोस्तों, छात्र आज भी जिस आंदोलन में भूमिका निभा दें वो देश के लिए उच्च होगा। छात्र हमारे देश की एक ताकत है, इसलिए छात्रों को बढ़ चढ़ के अच्छे कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन में इन्हीं बंगाल के छात्रों की एक विशिष्ट भूमिका रही। प्रश्न 29, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, आम जनता। शांति और अहिंसा के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए अनुकरणीय थे। इन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारतीयों को मस्तिष्क को जागृत कर दिया एवं राष्ट्रवाद के वास्तविक प्रयोग के लिए आम जनता की ओर मुखर हुए। वे जानते थे कि भारत की जनता अपने आप में एक ऐसी करिश्मा है जो देश को एक विकास के रास्ते पर मोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण जनता की ओर आंदोलन का रुख कर दिया और देश की तकदीर बदल दिया। इसीलिए महात्मा गांधी को देश के वासी, किसान, सभी लोग एक अवतार के रूप में मानते थे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, चित्तरंजन दास। दोस्तों, बंगाल के एक प्रमुख वैद्य, असहयोग आंदोलन के अग्रगण्य नेता चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान बने और इन्होंने स्वराज दल का गठन किया। प्राय लोग इन्हें देश बंधु कहा करते थे, देश के मित्र हैं, भाई हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस सारी वीडियो के प्रश्नों को देखा। मैंने आज आपके लिए 2 प्रश्नों का चयन भी किया है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, शेयर करें, लाइक करें। आज आपके लिए 2 प्रश्न है। प्रश्न 1, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? और प्रश्न 2, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? तो दोस्तों, आप अगला वीडियो हमारा देखना न भूलें। कल आपके लिए नागरिक शास्त्र भाग 4 प्रस्तुत किया जाएगा। आप हमारी श्रृंखलाओं को नियमित रूप से जरूर देखें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें और मन लगा के अनुशासन से पठन पाठन करें। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और अंतिम वीडियो जब तक आपको मिलता है तब तक आपके लिए मैं शुभ कामना करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़ाई नियमित जारी रखें।